देखिए 12th की फिजिक्स में आज शुरू कर रहे हैं कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो कैसे हम इसको बनाएंगे, तो जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, दो आइसोलेटेड कंडक्टर का एक अरेंजमेंट होता है। आइसोलेटेड मतलब दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, और दोनों पे क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। और एक तीसरी बात, दोनों किसी भी शेप के हो सकते हैं, इससे मत फर्क नहीं पड़ता कि वो किस शेप के कंडक्टर हैं। ठीक है। और एक और ख़ास बात इसमें हमें देखनी है, क्या होगा कि अगर हमारे पास, जैसे हमने कहा कि दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, तो क्या एक कंडक्टर कभी कैपेसिटर बन सकता है? एक कंडक्टर को भी कैपेसिटर बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, उसकी जो नेगेटिव कंडक्टर है, नेगेटिव जो कंडक्टर है दूसरा कंडक्टर, वो कहाँ माना जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई एक कंडक्टर भी चार्ज है तो उसको भी कैपेसिटर मान सकते हैं। उसकी जो नेगेटिव प्लेट होगी, जो नेगेटिव कंडक्टर होगा, वो कहाँ एज्यूम करेंगे, इन्फाइनिटी पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है। और एक तीसरी और एक बात है, अगर हम बात करें किसी भी कैपेसिटर पे नेट चार्ज, अगर नेट चार्ज की बात करेंगे तो वो जीरो है, क्योंकि कैपेसिटर में दो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं जिन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट नेचर का है। अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो। तो हम जैसे कहेंगे कि एक कैपेसिटर है जिस पे चार्ज क्यू, तो समझ लीजिए वो क्यू चार्ज क्या है, उसकी पॉजिटिव कंडक्टर का चार्ज है। तो अगर हम किसी भी कैपेसिटर पे बोल रहे हैं कि चार्ज क्यू है, तो समझ लीजिए वो कौन सा चार्ज हो गया, उसकी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट का चार्ज। ठीक है, या पॉजिटिव कंडक्टर का चार्ज। क्लियर। अगर बात करें टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज कंडक्टर पे, कैपेसिटर पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कैपेसिटर चैप्टर है उसको हम 7 आर्टिकल्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला आर्टिकल है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, नेक्स्ट होगा कैपेसिटर, या कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और नेक्स्ट होगा शेयरिंग ऑफ चार्जेस, और नेक्स्ट होगा QVECU सेक्शन, और नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और फिर लास्ट में देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या है? किसी भी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की या स्टोर करने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, ठीक है, जो पावर है, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। क्लियर। देखिए तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटी। तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। नेक्स्ट ये कह रहा है व्हेन नो लीक ऑफ ए चार्ज, देन चार्ज क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कह रहा है अगर कंडक्टर पे से, जैसे कंडक्टर पे से अगर चार्ज लीक ना हो, तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे कंडक्टर का चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब चार्ज कब लीक नहीं करेगा, जब क्या रहे, कंडक्टर आइसोलेटेड रहे। अगर किसी भी कंडक्टर को अनोदर कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो फिर उसका चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर हो जाएगा तो वो जो चार्ज हम उसको दे रहे हैं वो क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी किसी भी कंडक्टर को हम, अगर कंडक्टर पे से चार्ज लीक नहीं कर रहा है, तो जैसे जैसे उसका चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब लीक कब नहीं करेगा, जब कंडक्टर क्या रहे, आइसोलेट। उसे अगर कंडक्टर को हम क्या कर दें, आइसोलेट कर दें, किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट ही ना करें, तो अब उसे जो भी चार्ज सप्लाई करेंगे वो चार्ज उसी के ऊपर रहेगा, वो लीक नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए तो क्या कह रहा है, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए ये कह रहा है फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी गिवन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज सप्लाई करेंगे, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे V
क्या है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V क्यों लिख दिया, क्योंकि इनिशियली कंडक्टर का चार्ज क्या था, जीरो। इनिशियली पोटेंशियल भी हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। जब इनिशियल पोटेंशियल जीरो था तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो भी कितना हो जाएगा, वो V हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आएगा V2 माइनस V1, और V1 है जीरो, तो V2 कितना है, V, तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा वही क्या कहलाएगा, चेंज इन पोटेंशियल कहलाएगा। इसलिए हम क्या लिख दे रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल की जगह फाइनल पोटेंशियल को लिख दे रहे हैं कौन, V। क्लियर, क्यों, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल हम कितना मान के लेके चल रहा है, जीरो। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो V है ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो किसी भी कंडक्टर को जैसे जैसे हम चार्ज सप्लाई करेंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V के। मगर ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब कंडक्टिंग बॉडी क्या रहे, आइसोलेटेड रहे, मतलब उससे चार्ज लीक ना हो। ठीक, चलिए अगर प्रोपोर्शन साइन हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिससे बोलते हैं C। ठीक है, तो प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, किससे इंडिकेट कर रहा हूँ उसे, C से। तो C क्या है, कांस्टेंट है, और जिसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, या कह सकते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कंडक्टर की कैपेसिटी या बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू क्या हो गया, CV। तो यहाँ से देखें तो Q इक्वल टू क्या आएगा, वो C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन B। तो Q क्या है, यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, C इक्वल टू हो गया Q अपॉन B, जहाँ Q क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में जो भी चेंज हुआ है वो क्या कहला रहा है, V। ठीक है, मैंने आपको बताया था V क्यों लिख रहे हैं, ये V इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इनिशियल पोटेंशियल क्या लेके चल रहे हैं कंडक्टर का, जीरो। तो ये यहाँ पे तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V, और V क्या है, ये Q क्या है, जो चार्ज हमने सप्लाई किया है कंडक्टर को, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और खास बात ध्यान दें, यहाँ से हमें क्या लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम क्या करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी कंडक्टर की, या वोल्टेज हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगी। फॉर्मूले से देखने से ऐसा लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की वो Q और V पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, जो किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो उसके चार्ज या पोटेंशियल से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। वो चार्ज की वैल्यू पे या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता जी, फॉर्मूले से तो हमें देखने में लग रहा है कि C, अगर हम Q को बढ़ाएंगे तो C बढ़ जाना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या करूंगा, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज बढ़ाऊंगा तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इनका जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और Q और डेल्टा V का जो रेशो है वही तो कैपेसिटेंस है C। तो जिस रेशो में अगर हम क्या करेंगे, चार्ज को बढ़ाएंगे तो जिस रेशो में चार्ज बढ़ेगा उसी रेशो में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर का। तो Q अपॉन B, किसी भी कंडक्टर के लिए Q अपॉन V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो जो कांस्टेंट था उसे तो C बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में नहीं? तो जैसे यह भी मैंने बात बताया था, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उस पर अगर हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना Q अपॉन V का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, उसी रेशो में, पोटेंशियल डबल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी रेशो में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आगे बात समझ में? तो इसका जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए कैपेसिटेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, या कह सकते हैं चार्ज को बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होगी। चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो C क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे V भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनका जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इन दोनों का रेशो ही तो कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है उसकी डायमेंशंस पे, उसके सराउंडिंग मीडियम पे। मीडियम भी कौन सा, सराउंडिंग, इनसाइड मीडियम नहीं, ध्यान रखना, सराउंडिंग मीडियम। और साथ में कहाँ है, कौन सा मीडियम, सराउंडिंग इनसाइड के चक्कर में आप पढ़िए नहीं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ वहाँ के मीडियम पे डिपेंड करेगा, बताएंगे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर के पास में कोई अनोदर कंडक्टर ले आए, यानी कि अनोदर कंडक्टर की प्रेजेंस और अब्सेंस पे क्या करता है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। कैसे कैसे डिपेंड करेगा वो देखेंगे अभी आगे। चलिए अब बात करें, अगर हमें डिफाइन करना हो कैपेसिटेंस को, तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी कंडक्टर का। तो देखिए, अगर मैं क्या करूं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कितना ले लूं, 1, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो बस क्या हो गया, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। मगर Q
सी क्यू के इक्वल कब होगा, जब डेल्टा वी क्या हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1। तो बस यहीं से डेफिनेशन निकल आएगी क्या, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होगा चार्ज के। कौन से चार्ज के, जो चार्ज क्या करे उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने में यूज हो। तो यह सिंपल सी लैंग्वेज में कहिए, बिल्कुल गांव की भाषा में, क्या, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने में जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। क्लियर हो गई बात। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने में जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी वही चार्ज क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा उस कंडक्टर का। ठीक है, तो देखिए, तो इफ V इज इक्वल टू क्या ले ले 1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगर इसे V मान लोगे तो फिर ऐसी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट करने में, 1 वोल्ट नहीं, 1 वोल्ट राइज करने में, 1 वोल्ट चेंज करने में या 1 वोल्ट इंक्रीज करने में जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया ये, तो क्या करेंगे, कैपेसिटी इज इक्वल, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट चार्ज विच राइज द पोटेंशियल ऑफ बॉडी बाय 1 वोल्ट। तो कैपेसिटी क्या है, उस चार्ज के इक्वल है जो चार्ज क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने में यूज होता है किसी भी बॉडी के। देखिए, तो जैसे हमने बात करी थी कि C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V था। अगर हम क्या करें, चार्ज को डबल कर दें तो क्या कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जब हम चार्ज को डबल करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, उसी रेशो में इंक्रीज हो जाएगा। अगर चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डबल, तो इनका रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता किस पे, किसी भी कंडक्टर के चार्ज पे। तो कैपेसिटी डज नॉट चेंज ऑन डबलिंग द चार्ज, या कह सकते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल को डबल करने से या चार्ज को डबल करने से किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। तो देखिए, नॉट पॉइंट क्या है, तो कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, किसके लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, चार्ज से एंड पोटेंशियल से। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, तो कैपेसिटी डिपेंड ऑन साइज। एक तो किस पे डिपेंड करेगी, कंडक्टर के साइज पे, दूसरा मीडियम, और मीडियम भी कौन सा, सराउंडिंग। और सराउंडिंग भी छोड़िए, आप किस पे बात करेंगे, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां के मीडियम पे। ठीक, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर की प्रेजेंस के आने से, मतलब किसी भी कंडक्टर के पास में दूसरे कंडक्टर के आने से पहले कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो देखेंगे आगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की, यूनिट्स की। ठीक है, ये तो देखिए, जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटी है, C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना ही ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो अगर हम यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो ये क्या है, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये है चार्ज और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो क्या कहेंगे, कूलाम पर वोल्ट। या हम क्या कहें, पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को हम कह सकते हैं, देखिए, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल की यूनिट हो गई जूल पर कूलाम। एक तो पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और एक दूसरा क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। चलिए, तो रखिए, देखिए यहाँ पे तो कूलाम है, पोटेंशियल को, वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट को लिख सकता हूँ जूल पर कूलाम, और कूलाम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर जूल, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, फैराड। तो जो कैपेसिटर की जो SI यूनिट हो गई वो क्या हो गई, कूलाम पर वोल्ट, या कह सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर जूल, या बोल सकते हैं फैराड। ठीक है, कैपिटल F से इंडिकेट कर देंगे। बात करें डायमेंशंस की, डायमेंशंस अगर आप देखना चाहें तो देखिए, Q ये तो क्या है, चार्ज, और पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क W अपॉन Q, और Q कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन वर्क। ठीक, और Q की यूनिट क्या होगी, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इक्वल टू होगा I और T, और I की डायमेंशन क्या होगी, A, और T की क्या होगी, T, और यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो Q की डायमेंशन में क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू होगा IT।
ठीक। और आई को मैं क्या लिख दूंगा, आई की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला ए, और टाइम का क्या होगा टी, और क्यू का स्क्वायर था तो क्या हो गया यहाँ स्क्वायर, और अपॉन में क्या रह जाएगा वर्क, और वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की -2। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी स्टेट फेरेड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है फेरेड कैपेसिटर की, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो स्टेट फेरेड। ठीक है, स्टेट फेरेड में क्या होगा दी, देखिए ये क्या है फेराडे नहीं, यहाँ फेरेड होगा, ये फेरेड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फेरेड अगर हम बात करें फेराडे, फेराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फेराडे तो क्या होती है यूनिट ऑफ चार्ज होती है। अगर बात करें कैपेसिटर की यूनिट क्या है फेरेड, वो फेराडे, तो 1 फेराडे किसके इक्वल था गई हमने देखा है। अगर हम बात करें ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस की या कैपेसिटी की कितनी थी 1 फेरेड, तो 1 फेरेड क्या होगा, फेरेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो 1 फेरेड इक्वल होगा 1 कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। अब हम कूलाम को किस में करिए, कूलाम तो ऐसा यूनिट है, हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको सीजीएस में। तो देखिए तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इससे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि 1 फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फेरेड की वैल्यू, फेरेड क्या होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल लिख सकते हैं, तो 1 फेरेड इक्वल हो गया 1 कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। कूलाम को किस में कन्वर्ट करिए स्टेट कूलाम में, तो 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और जूल में कितने अर्ग होंगे, क्योंकि इसको जूल को किस में ले जाना है, देखिए इसको यूनिट को एसआई में ले जाना, एसआई से किस में ले जाना है सीजीएस में। तो कूलाम की सीजीएस तो क्या होगी स्टेट कूलाम, और जूल की एसआई सीजीएस यूनिट क्या होगी अर्ग। तो एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं 3 × 10⁹, और एक जूल में कितने अर्ग होंगे 10⁷। तो देखिए वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली है। अगर हम बात करें तो देखिए 1 कूलाम की जगह तो क्या रख सकता हूँ 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और जूल की जगह हम क्या लिख लेंगे 10⁷ अर्ग। बस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया 1 फेरेड इक्वल आ गया 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। ठीक है, ये तो 1 फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होते हैं 9 × 10⁻11। चलिए जैसे एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कन्वर्ट 2 स्टेट फेरेड इनटू द फेरेड। 2 स्टेट फेरेड को किस में कन्वर्ट करना है फेरेड में। तो देखिए अभी हमने देखा है क्या है कि 9 × 10⁹ स्टेट फेरेड में कितने फेरेड थे जी 1, इसमें कितने फेरेड थे 1। तो हम बात कर रहे हैं किस में, तो हमें निकालना 2 में, तो 1 में देखिए इतने स्टेट फेरेड में 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड में कितने फेरेड थे 1। तो 1 स्टेट फेरेड में कितने फेरेड होंगे डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में, तो 1 स्टेट फेरेड में कितने फेरेड होंगे 1 फेरेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 × 10⁻11। तो 1 स्टेट फेरेड में इतने फेरेड हैं तो 2 में कितना होंगे × 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम देख रहे हैं ग्राफ देखेंगे किसके बीच में, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज और पोटेंशियल, किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दीजिए बार बार मैं कह रहा हूँ। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें क्या देखना है ग्राफ खींचना किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। तो क्या होगा देखिए हमने देखा अगर बात करें तो Q = क्या होता है, Q = होगा CV, Q = क्या होगा CV। चलिए ये अगर बात करें स्लोप हमें खींचना है, ग्राफ खींचना है किसमें Q में और B में, तो जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है वो तो क्या हो गई Y, तो Q तो क्या हो गया यहाँ पे Y, और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है V वो क्या हो गया X। ठीक है, तो ये क्या हो गया mx, ये पार्ट क्या हो जाएगा mx, और प्लस में क्या होगा इंटरसेप्ट C, और वो क्या है वहाँ 0 है। तो इंटरसेप्ट तो क्या है 0, तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा ओरिजिन से। अब स्लोप की बात कर ले तो स्लोप m किसके इक्वल हो रहा है C के, तो जो स्लोप है m वो कितना है C है, और वो कैसा है प्लस का भी है और साथ में क्या है कांस्टेंट भी है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वो C और B पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए इसका जो स्लोप है तो ग्राफ इंटरसेप्ट तो 0 है, तो इसलिए ग्राफ कहाँ से शुरू होगा ओरिजिन से। और अगर हम बात करें स्लोप की m की, तो m को कंपेयर करिए तो m = किसके इक्वल आ रहा है C के, तो इसमें जो स्लोप है वो किसको बता रहा है कैपेसिटेंस को। तो जो स्लोप है पहली बात तो प्लस का है तो ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर, और कांस्टेंट है तो क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो Q और अपॉन V का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वो कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप है
वो किसको बताएगा, कैपेसिटेंस को, सी को बताएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं स्लोप, तो स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। किसी भी कर्व का हमें स्लोप निकालना है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस। तो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन है, q, और बेस कौन है, b। तो q अपॉन v हमें किसको बता देगा, c को। तो q अपॉन v क्या हो गया, c। तो यहाँ पे जो q और v का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, c को बताता है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। चलिए देखिए, एक और बात ध्यान दीजिए, जो एंगल ले रहे हैं ये एंगल हम किससे जनरली किससे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल बात छोड़िए, Q अपॉन B है, जो अपॉन में होता है उससे लेते हैं। तो अगर आप एंगल किससे मेजर करेंगे, V से। अगर V से एंगल थीटा मेजर करेंगे तो जो tan थीटा है वो हमेशा किसको बताएगा, C को बताएगा। क्योंकि क्वेश्चन में चालाकी कर सकता है, वो एग्जामिनर कहते हैं यहाँ पे लिख देगा Q, यहाँ पे लिख देगा Q और यहाँ पे लिख देगा V, तो फिर एंगल आपको V से मेजर करना है। ठीक है, अगर आप इधर से इसको यहाँ Q लिख दूं और इसको V लिख दूं और यहाँ से एंगल लोगे मेजर करोगे तो फिर वो V अपॉन Q हो जाएगा, और V अपॉन Q C नहीं होगा, 1 अपॉन C हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो या तो फिर आप क्या कर लें, इसको सोल्व कर लें, या ध्यान रखें हमें जो एंगल मेजर करना है वो किससे मेजर करना है, V से। किससे एंगल मेजर करते हैं, जो अपॉन में होगी वैल्यू। चलिए तो ध्यान दीजिए, Q और V का जो स्लोप है वो हमें किसको बताता है, कैपेसिटेंस को। देखिए इस पर एक प्रॉब्लम देखिए, अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की बात करिए, देखिए क्या है ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम क्या, ये कह रहा है for two conductors graph between charge and potential is given in the figure, फाइंड आउट रेशो ऑफ कैपेसिटीज। हमारे पास दो कंडक्टर हैं, उन कंडक्टर का Q और V का ग्राफ दे रखा है, और उनकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 और C2 है, तो इन्हीं का रेशो बताना है। ठीक है, और एक का ग्राफ C1 का इससे V से ग्राफ दे रखा है कितना 30, और इससे कितना ग्राफ दे रखा है 30 Q से भी। तो इसका अगर हम बात करें स्लोप, तो स्लोप का एंगल ध्यान देना, अगर Q अपॉन V लोगे, Q अपॉन V लोगे तब क्या होगा, जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस को बताएगा। अगर आप V अपॉन Q लोगे तो वो 1 अपॉन C को बताएगा। आगे बात समझ में नहीं, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, आप किससे लेना है, आप B से स्लोप लीजिए। अगर मैं V से स्लोप ले लूँ तो सीधा सीधा एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। तो V से अगर मैं एंगल नापूंगा तो V से जो स्लोप लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो tan थीटा क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस को। तो अगर मैं C1 का एंगल देखूं तो वो कितना हो जाएगा 30, और C2 का एंगल V से देखूं तो वो कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 30, और टोटल एंगल कितना है 90, तो ये भी 30 बचा बीच का भी। तो अगर ये C1 का एंगल V से कितना बन रहा है 30, तो C2 का एंगल V से कितना बनेगा 60। तो इसका जो C1 है वो C1 तो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 के, और C2 कितना हो जाएगा tan 60 के। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। तो यहाँ से तो ये तो कितना हो जाएगा 1/√3, और ये C2 कितना होगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू होगी √3, तो 1/√3 और अपॉन में √3, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। आगे बात समझ में कि नहीं आई। चलिए ठीक है, अगर आप इधर से मेजर करते हो तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्लोप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लेते हो, इस आपको जैसे बन जाते हो बिल्कुल जैसा आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल से हमेशा एंगल आदत होती है कि हॉरिजॉन्टल से एंगल ले, तो आप Q से अगर लोगे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो स्लोप है tan थीटा वो क्या बताएगा, V अपॉन Q, और V अपॉन Q क्या होगा, V अपॉन Q बताएगा 1 अपॉन C को। तो यहाँ पे जो C है वो क्या होगा, अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना तो वो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप, ये कह सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा को इज इक्वल टू कर सकते हैं cot थीटा। तो या तो cot थीटा से ले लो, फिर एंगल इधर से मेजर करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। तो अगर V से मेजर कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, tan थीटा के, और अगर आप Q से मेजर करोगे तो C इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, या क्या बोल सकते हैं उसे cot थीटा। चलिए नेक्स्ट, आगे बात समझ में। तो थोड़ा सा वहां से मेजर करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप इसी से मेजर करना चाहते हैं तो तय कर लीजिए भैया। तो C1 क्या होगा, C1 होगा 1 अपॉन tan थीटा, और C1 का थीटा किससे Q से कितना होगा 60, और C2 का Q से कितना होगा 30। तो C1 कितना हो गया 1 अपॉन tan 30, वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, और C2 कितना होगा 1 अपॉन tan 30, यहाँ से एंगल होगा 30, तो कितना होगा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन 1/√3, तो कितना होगा √3। तो जब इनका रेशो लेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, या आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि अगर आपको V से एंगल लेना है तो tan थीटा C को बताएगा, और Q से एंगल लेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा, या कह सकते हैं cot थीटा बताएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ आर्टिकल नंबर फर्स्ट का,
इसमें देख रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और उसकी हम क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी देख रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ध्यान दीजिए, ये कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है जिसपे चार्ज कितना क्यू और रेडियस कितनी है आर। क्या है ये, एक स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और जिसपे चार्ज कितना है, जिसकी सरफेस पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, ठीक। अब ये क्या होगा, कंडक्टर तुम कह रहे हैं, तो कंडक्टर की इसकी कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर या कहें आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, तो देखिए ये भी एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। इसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर हम किसी भी स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लास्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं, कितना v इक्वल टू कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, जहां पे k की वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर किसी भी स्फीयर पे चार्ज कितना हो q और उसकी रेडियस कितनी हो r, तो उस पे उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही सेंटर पे होता है। इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, जहां q क्या है इसका चार्ज और r क्या है इसकी रेडियस, और k क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कब, एयर के लिए। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, k की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, तो ये क्या हो गया, v हो गया। अब मेरे पास कैपेसिटेंस निकालना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है क्या, q अपॉन v, तो लगाइए इस फॉर्मूले में, हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में लगाइए, तो q तो q है, v की जगह मैं क्या रख दूंगा, v की जगह इसको उठा कर रख दीजिए अपॉन में, तो q अपॉन में क्या हो जाएगा, q अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट r, तो q से q कट जाएगा, देखिए q से q कटेगा, और अपॉन में क्या होगा 1/4, ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, देखिए q अपॉन v, तो q अपॉन क्या आएगा, q अपॉन 1/4, तो q से q कटेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट r कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की, तो कितने हो जाएगी, c इज इक्वल टू क्या हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट r। नॉट का मतलब है एयर मीडियम, अभी यहाँ पे क्या है, जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या है, एयर है। तो देखिए, तो यहाँ पे C क्या हो गया, C नॉट, C का मतलब कैपेसिटेंस, नॉट का मतलब एयर मीडियम के लिए, कह सकते हैं वैक्यूम के लिए। तो ये कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये क्या हो गया, विदाउट एनी मीडियम, कोई मीडियम जब नहीं है। अगर क्या हो जाए, कोई मीडियम आ जाए, तो मीडियम आ जाएगा तो जहां भी एप्सिलॉन नॉट है इसके साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R, या क्या लिखते हैं स्मॉल k। एप्सिलॉन R क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी, या क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप एप्सिलॉन R से भी लिख सकते हैं या k से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैपेसिटी इन ए मीडियम, अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो C मीडियम, तो वो क्या होगा 4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R। आपको एप्सिलॉन R अच्छा लगता है तो एप्सिलॉन R से लिखें, नहीं तो K लिख दें। और ये किसको बताता है, रिलेटिव परमिबिलिटी, या क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू R। तो अगर हम बात करें तो मीडियम में, वैक्यूम में सिर्फ इतना था, तो साथ में अगर मीडियम आ गया तो साथ में क्या मल्टीप्लाई हो गई, एप्सिलॉन आर की। तो जो मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा किसके, सी नोट के, या कह सकते हैं के टाइम्स हो जाएगा। आप इसे स्मॉल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट, वो के अलग है, ठीक है। चलिए, इस के में कंफ्यूजन हो इसलिए क्या लिख देते हैं एप्सिलॉन आर। तो इस जो कैपेसिटेंस है मीडियम का वो कितना हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। अब सुनिए, यहां अगर हम बात करें तो जो एप्सिलॉन आर है उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, या क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम के लिए 1 से क्या होता है, बड़ा। 1 होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए भी क्या है 1.008, तो ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं 1, मगर 1 से बड़ा ही होगा। किसी भी मीडियम की बात करें तो वैक्यूम के लिए अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखें वैक्यूम के लिए तो कितनी होती है 1, और वैक्यूम के अलावा कोई भी अगर मीडियम आएगा तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है मीडियम का कैपेसिटेंस है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, वैक्यूम कैपेसिटेंस से, या कह सकते हैं एयर कैपेसिटेंस से, ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें कैपेसिटी मीडियम में, तो मीडियम में जो कैपेसिटी है वो क्या, साथ में एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो ये क्या हो गई, इतना पोर्शन तो क्या है सी नॉट, तो साथ में क्या हो गया एप्सिलॉन आर। तो जो कैपेसिटेंस है मीडियम का वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा किसके, सी नॉट के। और जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो वैक्यूम के लिए क्या होती है, हमेशा 1, मगर किसी भी मीडियम के लिए बात करेंगे तो 1 से बड़ी होती है। और इसे बोलते क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी, या क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, इसे स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम कैपेसिटेंस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो मीडियम कैपेसिटेंस वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, वैक्यूम कैपेसिटेंस से ऑलवेज, ठीक। चलिए, तो C किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम पे, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और एक दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। रेडियस पे अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या था,
कि जो सी एम इजिकल टू आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। ठीक है, तो जैसे जैसे मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्फीयर की रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो देखिए किस पे डिपेंड कर गया, मीडियम पे, और साथ में किस पे डिपेंड कर गया, साइज पे। मगर मीडियम भी कहाँ का, ध्यान रखिए, सराउंडिंग मीडियम या इनसाइड मीडियम, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे मेरे पास कोई चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो कहां का मीडियम है, अंदर का मीडियम नहीं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आउटसाइड में है, तो इसलिए आउटसाइड का सराउंडिंग। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट में बी। देखिए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है बहुत तरीके से हो सकती है, क्योंकि जब हमने दो चार्ज पार्टिकलों के बीच में फोर्स देखा था तो वहां से भी क्या आ गया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी तो उसमें भी आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यह हमने पोटेंशियल देखा तो उसमें भी आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। यह हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, उसमें भी आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये बहुत जगह आता है। ये जैसे कैपेसिटेंस में अभी हमने देखा तो कैपेसिटेंस में भी आ गया C इजिकल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। या अगर हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल में भी आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, बहुत जो यूनिट है वो बहुत सारी टर्म्स में हो सकती है। तो इसका क्वेश्चन करने से पहले आप चेक करिए कि जो डायमेंस जो हमें फॉर्म या उनसे क्या दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में है। तो ये फेरेड तो किस में आता है, फेरेड तो फोर्स में नहीं आता, ना पोटेंशियल में आता, ना इलेक्ट एनर्जी में आता, किस में आता है, कैपेसिटेंस में। तो इसका मतलब हमसे जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछना चाह रहा है वो कैपेसिटेंस की टर्म्स में पूछना चाह रहा है, फेरेड। तो फेरेड मतलब कैपेसिटर की यूनिट है और कैपेसिटेंस की यूनिट है, तो इसका मतलब हमें कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से क्या पूछना चाह रहा है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछना चाह रहा है। या फोर्स अपॉन मीडियम, ये देखिए एफ यहाँ फोर्स नहीं है, फेरेड ही है। ठीक है, फेरेड, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन से लिखते हैं ना कि एफ से। तो फेरेड या फेरेड इंटू मीटर, या फेरेड इंटू अपॉन मीटर, या फेरेड अपॉन ओम। तो इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि फेरेड जो है वो यूनिट है किसकी, कैपेसिटी की। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है, कैपेसिटी वाला। तो C इजिकल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमें 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी, कैपेसिटेंस की, फेरेड, और इसकी हमें निकालनी है। और आर की, आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस मतलब लेंथ है, और लेंथ है तो क्या होगी, मीटर। तो हमें एप्सिलॉन नॉट की निकालनी, तो ये अपॉन में आ जाएगी, तो फेरेड अपॉन मीटर। तो फेरेड अपॉन मीटर हो गई, तो आंसर तो हो गया फेरेड अपॉन मीटर। बाकी और हो सकती है, अगर मान लीजिए पोटेंशियल की फॉर्म में निकलवाना चाहे, वो कह दे पोटेंशियल की फॉर्म में या कूलाम की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लो वोल्ट का। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्वल होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी, तो इसको तो पहुंचा देंगे ऊपर, तो वोल्ट कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। 4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, आर की क्या हो जाएगी, मीटर, और पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो हो जाएगा कूलाम अपॉन वोल्ट मीटर। तो डिफरेंट इसकी वेरियस क्या हो सकती हैं, ऐसा यूनिट हो सकती हैं, वो हमें ऑप्शन से पता करना पड़ेगा कि वो कौन से वाले फॉर्मूले से इसकी यूनिट पूछना चाह रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ भी तो एक स्फीयर है, और स्फीयर है तो इसकी भी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, तो अगर हम बात करें जैसे प्रैक्टिकली तो हमारे पास, हमारे आसपास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ है। तो सबसे बड़ा कंडक्टर भी कौन हो गया, अर्थ हो गया। तो उससे बड़ा कंडक्टर हमारे पास नहीं है। तो हम जो छोटे मोटे चार्ज लेंगे, जैसे छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी एक्सपेरिमेंट लैब में हम करेंगे, तो वो लैब के जो चार्ज हैं, जो हमारे पास अवेलेबल जो चार्ज हैं, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटे हैं। तो अर्थ क्या करेगी, कोई भी चार्ज अगर अर्थ पे टकरा जाए तो सबके चार्ज को क्या कर लेगी, खींच लेगी। तो हमारे रेस्पेक्ट में, अगर कह सकते हैं प्रैक्टिकल लैब के रेस्पेक्ट में, अर्थ की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इनफाइनाइट। मगर हमें पता है कि इनफाइनाइट तो कुछ नहीं होता, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली तो कैपेसिटी किसकी, अर्थ की, वो क्या होगी, इन्फिनिटी। अगर रियल बात करें तो रियल की कैपेसिटी कैसे होगी, ये भी एक स्फीयर की तरह काम करेगा। और रेडियस कितनी है अर्थ की रेडियस सबको पता है कितनी, 6400 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए, तो इसको हम किस में लिख लें, मीटर में लिख लें। तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई और कर दें तो कितना हो गया, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस हो गई अर्थ की। तो अगर मैं क्या करूं, थियोरटिकल इसकी कैपेसिटी निकालूं, तो थियोरटिकल इसकी कैपेसिटी निकालूं तो ये एक स्फीयर की तरह है, और स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, अभी हमने देखा, C इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, हम फिलहाल किस में बात कर रहे हैं, सराउंडिंग, मतलब किस में बात कर रहे हैं, वैक्यूम में। मतलब अर्थ के चारों तरफ जो क्या है स्पेस है वो कैसा है, वैक्यूम। क्योंकि अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, चार्ज कहाँ होगा, इसकी सरफेस पर, और सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक। चलिए खैर,
तो थ्योरेटिकल हम बात करें तो इसकी जो सी है वो कितनी होगी 1/4, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टी हो जाएगी 1 कितना 9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ रख दीजिए कितना 6.4 इंटू 10⁶। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो ऑलमोस्ट आ जाता है 711 माइक्रोफैरड। तो ध्यान दीजिए जो अर्थ की थ्योरेटिकल कैपेसिटी है वो कितनी है 711 माइक्रोफैरड। अगर बात करें प्रैक्टिकली कैपेसिटी ऑफ अर्थ तो वो क्या होगी? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे इसका जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? जीरो। ऐसा हमारे पास इतना चार्ज हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि आप क्या करें अर्थ के पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें। तो अर्थ का पोटेंशियल हम अपने रेस्पेक्ट में क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो अर्थ की कैपेसिटी अगर प्रैक्टिकली निकालेंगे तो C = Q/V और V को हम क्या मानते हैं? जीरो। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है। तो क्योंकि हम जितना भी चार्ज उसको देंगे वो सबको खपा जाएगी, उसकी रेडियस इतनी बड़ी है या कह सकते हैं वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे रेस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट, जैसे आदमी की बॉडी है तो उसमें भी क्या होगा? करंट फ्लो का अपोज तो करेगी बॉडी भी। तो एक ह्यूमन कोई भी एक आदमी है तो उस आदमी की बॉडी की अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस कितना होता है? तो ये क्वेश्चन भी एक दो जगह पूछा गया है, तो इसको जरा ध्यान रखें। तो क्या है ये, अगर हम बात करें तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 10 किलो ओम। तो इसे भी आप ध्यान रख लो, एक रखने वाली बात है कि किसी भी एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो नॉर्मल आदमी की बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होती है? 10 किलो ओम। अब बात करते हैं वर्क डन बाय द अस। ठीक है, वर्क डन बाय द अस ऑन चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर। किसी भी चार्ज को, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा। और हम जो वर्क करते हैं वही क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्यों? देखिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए मैंने बताया था शुरू में स्टार्टिंग में कि जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक वो एलिमेंट है जो क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। चलिए, तो ये कह रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करूंगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? इसमें स्टोर हो जाएगा। चलिए, जैसे ऐसा समझो मेरे पास ये कंडक्टर क्या है? एक कंडक्टर है, इसको मैंने क्या करा, जब पहली बार कोई चार्ज दूंगा तो इस पर कोई चार्ज था नहीं। जब पहली बार छोटा सा सेगमेंट आएगा चार्ज का dq, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसका मतलब इस चार्ज को आने में कोई रिपेल नहीं कर रहा था। मगर जैसे ही पहला चार्ज, पहला टुकड़ा इस पे पहुंच जाएगा, तो अब दूसरा जब चार्ज लाऊंगा, चार्ज का दूसरा सेगमेंट जब लेकर आऊंगा, तो जो पहला चार्ज इस पे पहुंच चुका वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा सा ये सोचो कि हमारे पास कंडक्टर पे इनिशियली इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है? Q, और पोटेंशियल कितना हो चुका? V। अब इसको फर्दर और चार्ज कर रहे हैं तो इसको dq चार्ज दे रहे हैं। तो अब ये जो dq चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस पे क्या लगाएगा? एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? आउट। और आउट होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी कहाँ लगेगा? आउट। और हम ले जा कहाँ रहे हैं? इन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो ले जाना चाह रहा है इसको आउट, मगर हम लेके कहाँ जा रहे हैं? इन। तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कह सकते हैं इस चार्ज के रिपल्सिंग की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। और जब वर्क करना पड़ेगा तो वो वर्क क्या होगा? इसकी फॉर्म में स्टोर होता चला जाएगा। क्लियर होगी बात? तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे? चार्ज देते जाएंगे, तो पहले से जो कंडक्टर पे जो चार्ज होगा, जो उस पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो क्या करेगा? वो इनकमिंग चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स क्या होगा? वही फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसके, कहाँ स्टोर होगा? ये भी पूछने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ स्टोर होगा? जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी तो बताया जो वर्क है किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जो कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर क्या हो जाए? एनर्जी स्टोर हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसकी सरफेस पे, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस सरफेस पे प्लस चार्ज होगा, इनसाइड चार्ज होगा नहीं, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी सरफेस से लेकर कहां तक होगी? इन्फिनिटी तक। तो इसकी सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक सब जगह क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। देखिए
ये कह रहा है देयर इज सम वर्क डन बाय अस इन चार्जिंग ए कंडक्टिंग बॉडी बिकॉज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट रिपेल द नेक्स्ट इनकमिंग चार्ज एलिमेंट। तो ये कह रहा है किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो क्या होगा, इस पे जो पहले से चार्ज है वो क्या करेगा, इनकमिंग चार्ज एलिमेंट को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, जिससे उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टिंग बॉडी फ्रॉम B1 टू B2 पोटेंशियल। अगर हमने क्या करा है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज, क्या देखिए, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो कह रहा है कि अगर हमने क्या करा, एक कंडक्टर का पोटेंशियल V1 से बढ़ा के B2 कर दिया, तो ये पूछ रहा है बताइए हमने उस पर कितना वर्क कर दिया होगा, या कह सकते हैं उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई होगी। तो कह रहा है वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टिंग बॉडी फ्रॉम B1 टू B2 पोटेंशियल। अगर मैं क्या करूं, ये कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल V1 से बढ़ा के B2 कर दूं, तो बताइए इस प्रोसेस में कितना वर्क हमें करना पड़ गया होगा। वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, और चार्ज को देने में क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ता है। तो जो पोटेंशियल, वो फॉर्मूला है, वो वर्क है। मैं उसका डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा हूँ, 12th वाले बच्चे जो होंगे बोर्ड एग्जाम के, वो मैं कराऊंगा रिविजन में, ठीक है। तो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, तो डायरेक्ट, तो इससे में जो फॉर्मूला है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होता है, 1/2C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर नहीं, पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल V1 से बढ़ा के B2 कर दिया, तो बताइए इस केस में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वर्क डन जो होगा वो होगा 1/2C इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यह क्या है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या है, डिफरेंस ऑफ, तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो डिफरेंस ऑफ क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें वर्क डन फ्रॉम 0 टू V, अगर हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल 0 से बढ़ा के B कर दिया, मतलब V1 तो हो गया 0 और V2 कितना हो गया, V। तो देखिए, तो इस फॉर्मूला लगाइए, हम इसको क्या करेंगे, तो वर्क डन क्या होगा, C/2 इंटू V2 की जगह रख देंगे V और V1 की जगह रख देंगे 0, तो V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन हो गया 1/2C V स्क्वायर। तो यहाँ पे लोग बाग इसको क्या पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, कि जो वर्क डन होगा क्या होगा, 1/2C V स्क्वायर। तो ये V स्क्वायर पोटेंशियल का स्क्वायर नहीं है, ये पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्योंकि ये V स्क्वायर हम डायरेक्ट कब लिख पाए, जब लिख पा रहे हैं जब इनिशियल पोटेंशियल हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो मेन फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, मेन फॉर्मूले से आप नहीं बचने चाहिए, इसलिए मैं कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम बताने से बचता हूं, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन क्या होगा, 1/2C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, या कहें V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। चलिए ये अब यहाँ पे ऐसा क्यों बताया, क्योंकि और फॉर्मूले थोड़े से बनाने हैं। जरा देखिए, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, C को मैं क्या लिख सकता हूँ, C को लिख सकता हूँ Q/V। तो यहाँ से एक V से V गया, तो यहाँ से क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया जी। देखिए C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/V। तो पुट करिए जरा, C की जगह Q/V, तो Q/V V से V कट होगा, तो क्या आ गया, 1/2 QV। या एक और फॉर्मूला हो जाएगा, आप V को क्या लिख सकते हैं, V को यहाँ से लिखें, V इक्वल टू होगा Q/C, तो V को रखिए Q/C, तो ये क्या हो जाएगा, Q²/C। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले आ गए कि वर्क डन के। तो जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया, 1/2 CB², 1/2 CB स्क्वायर, या क्या कह सकते हैं 1/2 QB, या क्या हो गया 1/2 Q²/C। ये फॉर्मूले हो गए। अब इस फॉर्मूले में धोखा खा सकते हो क्या, ध्यान दीजिए, ये एक्चुअल में V स्क्वायर है क्या, ये एक्चुअल में V स्क्वायर क्या है, ये है V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे ये Q एक्चुअल में है क्या, ये Q एक्चुअल में होगा Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर। तो ये मेन बात यहाँ से है, पिताजी ये हैं, यहीं से आया ये, तो पिताजी को याद रखिए बस, ठीक है। समझ में आई बात के नहीं आई। तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान रखना है कि जो V स्क्वायर है, V स्क्वायर वो कितना है, V, तो
तो ये वी स्क्वायर क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, और ये एक्चुअल में ये क्यू क्या है, क्यू फाइनल का स्क्वायर माइनस क्यू इनिशियल का स्क्वायर। तो ये जो मेन फॉर्मूले हैं ये मेन फॉर्मूला नहीं है, ये है, यहाँ से आया है। तो ये याद रहेगा तो बात बहुत आसान हो जाएगी। ये इसलिए बता दिया क्योंकि याद रखने में आसान होता है, मगर ध्यान रखें तो वर्क डन जो होगा किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में जो पोटेंशियल वर्क डन करना पड़ता है वो कितना होगा, 1/2 CB स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1/2 QB, या इक्वल होगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। मगर ध्यान रखिए यहाँ पे जो V स्क्वायर है वो एक्चुअल में है क्या, V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ पे जो Q स्क्वायर है वो एक्चुअल में है क्या, Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो एक्चुअल में ये है क्या, Q फाइनल V फाइनल माइनस Q इनिशियल V इनिशियल, ये भी क्या है, Q फाइनल V फाइनल माइनस Q इनिशियल और V इनिशियल। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ भी स्क्वायर चार्ज के स्क्वायर का डिफरेंस है, और यहाँ भी QB का क्या है, डिफरेंस है। तो ये बात जरा ध्यान रहे, अभी जैसे आगे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बात। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम समझो, ये कह रहा है बॉडी इज चार्ज बाई Q1 टू Q2। एक बॉडी है जिसको हमने चार्ज कर दिया, Q1 से बढ़ा के चार्ज कितना कर दिया, Q2 कर दिया, Q1 से Q2 क्या हमने क्या कर दी, चार्ज, मतलब इनिशियल चार्ज Q1 था और फाइनल चार्ज क्या कर दिया, Q2। तो कह रहा है उसमें वर्क डन बताना है। तो आप क्या करिए, देखिए ये तो हम मैथमेटिकली सोल्व कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने अभी आपको डायरेक्ट बता दिया है। अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करें Q1 से लेकर Q2 तक, तो जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें चार्ज वेरी कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू होगा Q स्क्वायर अपॉन C। मगर Q स्क्वायर एक्चुअल में होगा क्या, Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये Q2 का स्क्वायर माइनस Q1 का स्क्वायर बाई 2C। तो डायरेक्ट जो आंसर है देखिए क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 C इंटू क्यू स्क्वायर, ये तो होता है देखिए 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये होता है। मगर एक्चुअल में मैंने आपको बताया Q है क्या, Q स्क्वायर क्या है, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, तो Q2 का स्क्वायर माइनस Q1 का स्क्वायर। देखो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ रहा है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में नहीं, तो देखिए आया कैसे, तो यहां समझे V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। अब V1 को तो अगर तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C है, C तो किसी भी कंडक्टर का फिक्स रहेगा, वो तो चार्ज के चेंज करने से या पोटेंशियल के चेंज करने से चेंज होगा नहीं। तो अगर मैं V1 देखूं तो V1 क्या होगा, Q1 अपॉन C। अगर मैं V2 देखूं तो वो क्या होगा, Q2 अपॉन C। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि वर्क डन इक्वल था 1C/2, फॉर्मूला मेरे पास वर्क डन का क्या था, 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक्चुअल में इसको भी धोखा मत खाना, तो जो वर्क डन था कितना था, 1/2 CB स्क्वायर, ये लिखते हैं, मगर मेन फॉर्मूला ये नहीं है, मेन फॉर्मूला ये है 1/2 C V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर देखिए, V2 क्या हो गया था, Q2 अपॉन C2, और V1 क्या था, Q1 अपॉन C, तो इनका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना हो गया, C स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या C स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, तो C स्क्वायर से C कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1/C, तो 2C बचेगा, और ये क्या बचेगा, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये बात डायरेक्ट याद रहे। मैंने आपको बताया एक्चुअल में ये है क्या, 1/2 C इंटू क्या होगा, Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्क डन इन ए चार्जिंग ए कंडक्टिंग बॉडी फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W। एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, पोटेंशियल 5 वोल्ट से बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 10 वोल्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना, जो वर्क करना पड़ा वो कितना है, W है। तो कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बाई 5 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल फर्दर 5 वोल्ट। इसका पोटेंशियल फर्दर 5 वोल्ट और बढ़ा दें तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम अंदाजा ये लगा लेते हैं कि ये 5 वोल्ट से बढ़ा के कितना कर दिया, 10 वोल्ट, मतलब कितने पोटेंशियल का चेंज कर दिया, 5 का। अब वो कह रहा है आगे 5 वोल्ट और बढ़ाना, मतलब 10 वोल्ट से बढ़ा के कितना करना, 15 वोल्ट। तो हमें लग रहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ रहा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ रहा, तो वर्क डन दोनों में क्या आना चाहिए, सेम, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ, 5 वोल्ट का। आगे वो कह रहा है 5 और बढ़ा दें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 का आ रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है तो वर्क डन भी क्या हो जाना चाहिए, सेम। अगर पहले केस में 5 से 10 ले जाने में वर्क डन W है, तो 10 से 15 ले जाने में भी क्या हो जाना चाहिए, W हो जाना चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि जो वर्क डन
है 1/2 वी स्क्वायर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस है। अगर हाँ वो क्या होता V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर होता तब तो ये वर्कडन क्या आता? दोनों केस में सेम आता। दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता 5 और 5 का स्क्वायर दोनों केस में क्या जाता? 25। तो अब इस केस में क्या है? एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो देखिए, तो जब हम वर्कडन क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करें फ्रॉम, अगर जब मैं क्या कर रहा हूं 10 से 15 वोल्ट ले जाऊंगा तो उस केस में जो वर्कडन होगा वो W डैश वो कितना होगा? C/2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1, और V2 कितना हो जाएगा? 15, और V1 कितना होगा? 10 स्क्वायर। तो यहां से जो वर्कडन आ गया वो कितना आ गया? 1, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया? 225, और ये आ जाएगा 100 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 125 C/2। ये तो हो गई एक इक्वेशन। और पहले में क्या है, जब 5 से 10 ले जा रहे थे तो वर्कडन कितना था? W, तो वो W इक्वल टू हो गया C/2 V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 कितना, V2 कितना था? 10, और V1 कितना था? 5। इनका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 100 माइनस 25 कितना आएगा? 75। तो देखिए यहाँ पे जो वर्कडन है W वो कितना आ रहा है? 75 C/2। तो ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, ये W हमें दे रखा है, ये W डैश हमसे पूछ रहा है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये कितना आ रहा है? 125 C/2, और ये कितना आ रहा है? 75 C/2। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? यहां से W डैश आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, W डैश बाई W वो कितना था? 125/2C, 2C तो कैंसिल हो गया होगा, तो 125/75। तो यहां से सोल्व करेंगे 5/3, तो यहां से W डैश कितना आ जाएगा? 5/3W। तो देखो इक्वल नहीं आ रहा। तो आगे बात समझ में? आप क्या करिए, सीधी सीधी दो इक्वेशन बनाइए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो वर्कडन होगा वो कितना होगा? 1/2C इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब ये तो पोर्शन कांस्टेंट है, तो जो वर्कडन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V2 के स्क्वायर के माइनस V1 के स्क्वायर के। बस ये इक्वेशन बन गई। एक बार W डैश रख दो, एक बार W रख दो। तो यहाँ जब W डैश रखोगे तो ये 15 और ये 10, और जब W रखोगे तो ये कितना? 10 और वो कितना? 5। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को डिवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें, ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी इज 5 माइक्रोफैरड, कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस बॉडी बाई 5 माइक्रोकूलाम चार्ज। हमारे ये कह रहा है एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 5 माइक्रोफैरड, मतलब कैपेसिटेंस दे रखा C। वो कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस बॉडी बाई 5 माइक्रोकूलाम चार्ज। तो कह रहा है इस बॉडी को 5 माइक्रोकूलाम चार्ज से चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। इसमें तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो जान बच जाएगी, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि हमें चार्ज बढ़ा के कितना करना है? 5 माइक्रोकूलाम। मगर कहां से बढ़ा के करना है? इनिशियल चार्ज दिया नहीं तो इसका मतलब 0 है। वो कह रहा है इस बॉडी को, इस कंडक्टर को, हम एक कंडक्टर है, एक बॉडी है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैरड। इसको 5 माइक्रोकूलाम से चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? मतलब फाइनल चार्ज कितना हो गया? 5 माइक्रोकूलाम, और इनिशियल कितना हो गया? 0। तो जब इसमें इनिशियल 0 है तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो C हमें दे दिया 5 माइक्रोफैरड, जिस फैरड को अगर माइक्रो को खोल लेंगे तो 10 की पावर -6, तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। और चार्ज मुझे कितना देना है? Q इक्वल टू Q कितना करना है? 5 माइक्रोकूलाम। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। अब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा? तो इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वर्क डन के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से? वर्क डन इज इक्वल टू होगा 1/2 CB स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1/2 QB, ये इक्वल होगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये लगाएं कि ये लगाएं? तो हमें Q दे रखा और C दे रखा, W पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मगर ध्यान रखिए, ये एक्चुअल में Q स्क्वायर होता क्या है? Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। मगर यहाँ फिलहाल अभी Q1 क्या है? 0 है, तो बस फाइनल है कितना? Q कितना? 5। तो 5 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर, और C कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ से सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा इतने जूल। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा सीधे वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। चलिए, तो मगर फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि जो है Q स्क्वायर एक्चुअल में है क्या? Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें 7, अगर मान लीजिए फर्स्ट आर्टिकल का 7 पॉइंट, ये कह रहा है स्टोर एनर्जी, और या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर एनर्जी और या पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। And in the conservative field, work done by us is stored in a form of potential energy.
क्या है, देखिए जब कभी भी हम क्या करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में अगर कोई वर्क करते हैं, बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हम कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा दें तो उसके अंदर एक जो भी हम उसको ऊपर उठाने में जो वर्क हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और वो वर्क क्या होगा, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो एकदम नीचे भागना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, एक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो जब भी हम कंजर्वेटिव फील्ड में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर। फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसमें किया गया जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली, तो अगर हम बात करें बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन ए इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअल में होती कहाँ पे, फील्ड है वहां स्टोर होती है, उस स्पेस में स्टोर होती है जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर होगी बात? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो देखिए, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वहां क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी विच इज चार्ज बाय ए वी पोटेंशियल। अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी है जिसका पोटेंशियल कितना है, वी है, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी होगी, वर्क डन बाय द अस। उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को बी पोटेंशियल तक चार्ज करने में जितना वर्क हमने किया होगा वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर जाके क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। अब बॉडी का पोटेंशियल वी हुआ कब होगा, जब हम उसे क्या करेंगे, चार्ज। जैसे जैसे हम चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और चार्ज देने में हमें क्या करना पड़ता है, वर्क, क्योंकि जो पहले से जो चार्ज है वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इनकमिंग चार्ज को क्या करता है, बॉडी पे जो पहले से चार्ज है वो इनकमिंग चार्ज को क्या करता है, रिपेल। चलिए खैर, तो जो पोटेंशियल हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को क्यू चार्ज देने में, या कह सकते हैं वी पोटेंशियल चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ता है, 1/2 CB स्क्वायर, या 1/2 QB, या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यही तो वर्क करते हैं हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में। और ये जो हम वर्क करेंगे वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय अस, और हमारे द्वारा किया गया वर्क कितना होता है किसी भी कंडक्टर को वी पोटेंशियल तक चार्ज करने में, तो कितना होगा, 1/2 CB स्क्वायर, या 1/2 QB, या कह सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर C। तो जो वर्क है वही क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। कोई हम कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं, जिस एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, जिस पे चार्ज कितना q, और चार्ज q देने से इसका पोटेंशियल कितना हो गया v। ठीक, तो ये कह रहा है इसमें कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो जितना हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे इसे चार्ज करने में, उतनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो भी हम क्या करेंगे इस पर वर्क करेंगे, और वो कितनी होगी, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, या 1/2 CB स्क्वायर, या कह सकते हैं 1/2 QB। जिस फॉर्म में आप चाहो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने किस फॉर्म में लिख ली, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, जहां Q क्या है इसका चार्ज, और C क्या है इसकी कैपेसिटेंस। अब किसी भी स्फीयर की कैपेसिटेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी भी स्फीयर की कैपेसिटेंस अभी हमने पीछे देखी कितनी होगी, 4πε0r। ठीक, रखिए इस वैल्यू को उठा के, यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के C की जगह हम रख दें, तो 4 कितना, C की जगह मैं लिख दूंगा 4πε0r। तो ये क्या हो गया, 1/4πε0 को हम क्या बोल देते हैं, K। तो एक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 K Q स्क्वायर अपॉन R। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखिए, जनरली जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है K Q स्क्वायर अपॉन R, वो कितना आ रहा है, उसका हाफ आ रहा है। तो किसी भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात करें, तो कंडक्टिंग स्फीयर में अगर कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस R हो और उसको हम चार्ज कितना कर दें, Q कर दें V पोटेंशियल से, तो उस पर जो एनर्जी स्टोर होगी, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ K Q स्क्वायर अपॉन R। ठीक, अब बात करें तो कितनी हो गई, K Q स्क्वायर अपॉन R। नेक्स्ट और लास्ट ये कह रहा है दिस पोटेंशियल इज स्टोर एट द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ये कह रहा है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होगी, स्फीयर की आउटसाइड सरफेस पे होगी, और कहां होगी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, या कह सकते हैं दिस पोटेंशियल इज स्टोर एट द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस।
वो तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होगी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पे, और जब चार्ज सरफेस पे होगा इनसाइड तो चार्ज होगा नहीं, सारा का सारा चार्ज, जब कंडक्टिंग बॉडी है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ कहाँ एक्सपेल कर जाएगा, सरफेस पे। और सरफेस पे जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी सरफेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या होगी, जीरो। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो कह सकते हैं इनसाइड को छोड़ के बाकी सब जगह होगा, या कह सकते हैं सरफेस से लेकर कहाँ तक, आउटसाइड तक। तो किसी भी इस कंडक्टिंग स्फीयर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ हो जाएगी, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, उसकी सरफेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, आउटसाइड तक, मतलब इन्फिनिटी तक। ये कह सकते हैं इनसाइड को छोड़ के, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, तो इनसाइड को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। नेक्स्ट ये बात करें कि पोटेंशियल ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी, तो कंडक्टिंग के लिए तो आंसर कितना आ गया था, 1/2 k⁴/r। अब यहां पिछली यूनिट में पढ़ के आए कि जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, k⁴/r। और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो वो कितनी हो गई, ½ k⁴/r। और वो कह रहा है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में जो होगा चार्ज सरफेस पे भी होगा और इनसाइड भी हो जाएगा। जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसमें चार्ज क्या होता है, सरफेस पे भी होगा और बल्क में भी होगा, इनसाइड भी होगा। तो पहली बात तो यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो सब जगह स्टोर होगी, कहां कहां भी होगी, इनसाइड भी, आउटसाइड भी, सरफेस पे भी, ओवरऑल। क्योंकि हर जगह क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इनसाइड भी चार्ज होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, और आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्या होगी, इनसाइड भी होगी, आउटसाइड भी होगी, सरफेस पे भी होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात होगी कितनी, अगर कंडक्टिंग स्फीयर में कितनी थी, 1/2 k⁴/r, तो नॉन कंडक्टिंग में कितनी होगी, वो होगी, ध्यान रखना, 3/5 k⁴/r। ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, इनके फॉर्मूले में इनको डेराइव नहीं करा रहा हूं, कैसे आती है ये सब मैं आपको क्या है, इलेक्ट्रिक अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं किसमें, पिछली यूनिट में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। कितनी होगी, 3/5 k⁴/r। जैसे वहां पे पोटेंशियल निकाला था किसके लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाला था सरफेस पे, सेंटर पे, उसी तरीके से यहाँ आया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट फर्स्ट आर्टिकल का 8.8 चार्जिंग बाय द बैटरी। जब किसी भी कंडक्टर को हम बैटरी के थ्रू चार्ज करते हैं, बैटरी है क्या, बैटरी एक वो सोर्स होता है जिसका ईएमएफ हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब जिसका वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स, ठीक है। तो बैटरी क्या है, तो बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। बैटरी एक ऐसा सोर्स है जिसका ईएमएफ क्या रहता है, कांस्टेंट। समझिए हमारे पास एक बैटरी है, इनिशियली इसका ईएमएफ कितना था, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो कितना था, V, ठीक। इसका पोटेंशियल कितना था, V, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका कितना था, इनिशियली V। अब हमने क्या कर दिया, इसको एक कंडक्टिंग बॉडी से जोड़ दिया जो अनचार्ज थी। इनिशियली इसका पोटेंशियल क्या था, 0, और इसका पोटेंशियल कितना था, V। अब इसको एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, इनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा, और जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मगर बैटरी क्या है, बैटरी एक ऐसा सोर्स होता है जिसका ईएमएफ वेरी नहीं करता, जो चेंज नहीं होता, तो V तो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज इधर जाएगा तो इसका वोल्टेज कम होता चला जाएगा, इसका वोल्टेज V रहेगा, बस उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक इसका इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब इसका पोटेंशियल तो वेरी करेगा नहीं, वो तो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब जब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक इसका खुद का भी पोटेंशियल 0 से बढ़ के V ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो फाइनली क्या होगा, तो इनिशियली तो क्या था, इसका ईएमएफ कितना था, V, और ये क्या था कि कंडक्टिंग बॉडी थी जिस पर अनचार्ज, जो क्या था, अनचार्ज था, कह सकते हैं इनिशियल वोल्टेज कितना था, 0, इनिशियल पोटेंशियल इसका क्या था, 0। अब क्या होगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली मतलब कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक इसका पोटेंशियल इसके इक्वल ना हो जाए। अब इसका पोटेंशियल तो फिक्स रहेगा, वो तो वेरी करेगा नहीं, वो तो कितना रहेगा, V रहेगा। और V रहेगा तो क्या होगा, बस इसका फाइनल कंडीशन कब आएगी, जब इसका पोटेंशियल भी इसके इक्वल हो जाए। और इसका ईएमएफ कितना था, V, तो उसका भी क्या हो जाएगा, V,
क्लियर होगी बात। तो ध्यान दीजिए, बैटरी क्या है, एक ऐसा सोर्स है जिसका ईएमएफ क्या रहता है, कांस्टेंट, और जो क्या करेगा, अगर हम क्या करेंगे, उस बैटरी से किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो वो कंडक्टर को जब तक चार्ज करती रहेगी जब तक उस कंडक्टर का पोटेंशियल उसके ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। तो फाइनली कंडीशन कब आएगी, या कह सकते हैं करंट चार्ज फ्लो करना कब बंद करेगा, जब इस कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल भी इसकी बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। चलिए अब क्या है, अगर आगे हम बात करें, ये कह रहा है व्हेन ए कंडक्टिंग बॉडी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी देन बैटरी चार्ज इट टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ। फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग बॉडी वो इक्वल हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी उसको जब तक चार्ज करती है जब तक उसका पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। तो फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनल पोटेंशियल देखें कंडक्टिंग बॉडी का तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। चलिए अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, अब इस बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी, अगर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल कितना हो जाए V, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है 1/2 CV²। क्लियर होगी बात। चलिए तो यूनिट ऑफ ईएमएफ अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल कितना हो गया होगा, फाइनल ईएमएफ ऑफ बैटरी के इक्वल हो गया होगा, और वो कितना हो गया V, और इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो गई होगी 1/2 CV²। अब देखें यूनिट ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यूनिट देख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ क्या है, एक पोटेंशियल ही होता है और इसकी जो यूनिट है वो कितनी होगी, वोल्ट होगी। चलिए एंड या क्या कह सकते हैं, वोल्ट को हम क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलाम, क्योंकि जो वोल्ट है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन की यूनिट होगी जूल और चार्ज की होगी कूलाम। तो यूनिट ऑफ ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और यह क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलाम। चलिए क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां से हम देखेंगे तो कितना होगा, वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। अब बात करें तो ईएमएफ, तो एक्चुअल में ईएमएफ क्या है, एक पोटेंशियली तो है, तो ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अगर मैं क्यू की वैल्यू क्या ले लूं 1, तो क्यू की वैल्यू 1 ले लूं तो यहां पे जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल जाएगी किसकी, ईएमएफ की। क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, सुनिए, अगर हम क्या करें, सुनिए, किसी भी बैटरी के द्वारा, देखिए जब Q की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो उसमें जो ईएमएफ है बैटरी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के, और ये वर्क डन है क्या, Q चार्ज को सप्लाई, बैटरी के द्वारा Q चार्ज को सप्लाई करने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही तो क्या कहला रहा है, ईएमएफ। तो 1 ईएमएफ क्या होगा, तो डेफिनेशन देखें तो Q की वैल्यू अगर मैं 1 रख लूं तो जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। तो ऐसा कह सकते हैं कि बैटरी के द्वारा 1 कूलाम चार्ज को सप्लाई करने में जो वर्क करना पड़ा वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द बैटरी। द्वारा सुन लीजिए, बैटरी के द्वारा 1 कूलाम चार्ज को रिलीज करने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी या ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर होगी बात। तो देखिए, तो ईएमएफ ऑफ द सेल वो इक्वल होगा वर्क डन के, कब, जब फ्लो ऑफ चार्ज बाय द बैटरी कितना है, 1 कूलाम। तो देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल क्या कह सकते हैं, इट इज द वर्क डन, तो जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के, कब, जब फ्लो ऑफ चार्ज कितना है 1। तो ये क्या कर रहा है, जो ईएमएफ है वो क्या है, वर्क डन है। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, इट इज वर्क डन बाय बैटरी टू प्रोवाइड 1 कूलाम चार्ज, तो बैटरी के द्वारा 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड कराने में जो वर्क करना पड़ा वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी। ठीक, तो देखिए फॉर 1 कूलाम चार्ज वर्क डन बाय द बैटरी, तो एक कूलाम चार्ज को प्रोवाइड कराने में या फ्लो करने में बैटरी के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ा वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ ऑफ बैटरी, और वो है कितना, बैटरी का ईएमएफ कितना है, V तो है। चलिए, तो एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ा बैटरी के द्वारा वो किसके इक्वल हो गया, ईएमएफ ऑफ बैटरी के, और ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना है, V है। तो 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने में, प्रोवाइड कराने में जो वर्क करना पड़ा बैटरी के द्वारा वो इक्वल टू हो गया V। तो Q चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर 1 चार्ज को V करना पड़ रहा है, 1 चार्ज को प्रोवाइड कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को, V, तो Q चार्ज को प्रोवाइड कराने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, QV। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी, तो बैटरी ने कितना वर्क करा टोटल, Q इंटू V। अब QB को क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV, तो Q को लिख सकता हूं CV, तो यहां से QB क्या हो जाएगा, CV²। तो बैटरी ने टोटल कितना वर्क करा, CV²,
किसमें, इस कंडक्टिंग बॉडी को जीरो से पोटेंशियल बढ़ा के वी पोटेंशियल करने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, CB²। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी होगी जी, CB²। और इस कंडक्टर के अंदर स्टोर कितनी हो रही, 1/2 CB²। बैटरी सप्लाई कितनी एनर्जी कर रही है, CB²। क्यों, V क्यों करा, क्योंकि इसने इसका जो पोटेंशियल है V, वही पोटेंशियल इसका फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल V हो जाएगा, तो इसके में जो स्टोर एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 CB²। और इसके द्वारा जो सप्लाई एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q/B, या Q/B को क्या कह सकते हैं, CB²। तो देखिए बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करी कितनी, तो एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी कितनी हो गई, CB²। और किसको सप्लाई करी, इस कंडक्टर को। और किस कंडक्टर किससे पूछे कि तुम्हारे पास एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो एनर्जी स्टोर बाय द कंडक्टर वो कितना हो गया, 1/2 CB²। तो कैपेसिटी बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है उसकी हाफ एनर्जी क्या है, कंडक्टर में स्टोर हो रही। तो इसका मतलब हाफ कहां चलेगी होगी, इस वायर को। बैटरी और कंडक्टर का कनेक्शन बनाने में जो वायर लगाया होगा, इस वायर के थ्रू क्या हो गई होगी, हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या हो गई होगी, लॉस्ट। तो ये वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इस वायर से हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। तो हीट लॉस कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। मतलब बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई करी CB², उसका हाफ एनर्जी तो कहां चली जाएगी, कंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, और हाफ एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट लॉस हो जाएगी इस वायर में। कौन सा वायर, जो बैटरी और कंडक्टर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कितनी, 1/2 CB²। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बैटरी जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेगी उसकी आधी एनर्जी कंडक्टर में जाएगी और आधी वायर के थ्रू हीट की फॉर्म में लॉस्ट होनी ही होनी है। अब वायर चाहे बड़ी लेंथ का हो, छोटी लेंथ का हो, थिन हो, थिक हो, मतलब वायर का रेजिस्टेंस कितना भी हो, वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम हो, 5 ओम हो, 10 ओम हो, 20 ओम हो, इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट होनी ही होनी है। तो बैटरी की जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेगी उसकी हाफ एनर्जी, उसकी 50% एनर्जी जाएगी कंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, और हाफ एनर्जी हीट लॉस्ट में चली जाएगी। वो इस बात से इंडिपेंडेंट रहेगी कि ये वायर का रेजिस्टेंस क्या है, वायर किस नेचर का है, क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है फाइनली, तो कह रहा है स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट्स क्या हुए, इन फुल चार्जिंग हाफ ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज स्टोर एंड रिमेनिंग हाफ इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन कंडक्टिंग वायर। ये कह रहा है फुल चार्जिंग में ये कंडीशन कब है, जब जिस कंडक्टर को बैटरी से चार्ज कर रहे हैं वो फुल चार्ज हो चुका हो। फुल चार्ज कब हो चुका होगा, जब उसका पोटेंशियल बैटरी के EMF के इक्वल हो गया होगा। फाइनल कंडीशन तभी तो आएगी, नहीं तो जब तक क्या करती रहेगी बैटरी, जब तक उसको चार्ज करती रहेगी कंडक्टर को, जब कंडक्टिंग बॉडी को बैटरी जब तक चार्ज करती रहेगी जब तक उसका पोटेंशियल बैटरी के EMF के इक्वल ना हो जाए। हाँ, जब कंडक्टर क्या हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, तो उस फुल चार्ज की कंडीशन पे क्या फाइनल बात है, तो उस फुल चार्जिंग की कंडीशन पे क्या होगा, बैटरी के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई है उसकी हाफ एनर्जी क्या होगी, कंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, और हाफ क्या होगी, हीट लॉस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो देखिए उसने लिखा है इन फुल चार्जिंग, तो ये क्वेश्चन सबको पता है ये बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है तो आप सभी पढ़ाते हैं और सब बुकों में लिखा होता है, मगर ध्यान रखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है, फुल चार्जिंग पे ऐसा है। अगर फुल चार्जिंग ही नहीं हुई तो फिर ऐसा नहीं होगा। आगे बात समझ में नहीं, तो इन फुल चार्जिंग हाफ ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज स्टोर एंड रिमेनिंग हाफ इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन कंडक्टिंग वायर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन फुल चार्जिंग, इन देखो बात फुल चार्जिंग पे है, कंडीशन बार बार लिख रहा है, इन फुल चार्जिंग टोटल हीट लॉस्ट इन कंडक्टिंग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन द आर ऑफ द वायर। ये कह रहा है कि जो हीट लॉस्ट है कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, वो तो 50% लॉस होनी ही होनी हीट की फॉर्म में, मगर कब, जब फुल चार्जिंग हो गई हो। अगर फुल चार्जिंग नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन नहीं होगी। आगे बात समझ में, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है हाउ कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो एक तो डिपेंड करेगी उसके साइज पे, साइज जैसे जैसे बढ़ रहा था, रेडियस जैसे अगर किसी स्फीयर की बात करें तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही थी वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा मीडियम पे, कौन सा मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम भी कहने की गलत बात है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां का मीडियम। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। और एक तीसरा पॉइंट बताया था कि प्रेजेंस ऑफ अनोदर कंडक्टर, तो अनोदर कंडक्टर के आने से कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, चेंज। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है
कि हाउ कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। तो समझिए क्या करते हैं, मेरे पास एक कंडक्टर ए है जो इनिशियली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक मेरे पास बी अनचार्ज कंडक्टर है। बी क्या है, एक अनचार्ज कंडक्टर है। अभी बी क्या था, ए से इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, मतलब इससे काफी डिस्टेंस पे था। अब मैं धीरे धीरे क्या करता हूं, इस बी को उठा के इसके ए के पास में ले आता हूं। जब बी को मैं ए के पास में ले आया और ये अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो क्या होगा, इसका जो प्लस चार्ज है वो इस पे क्या करेगा, ये इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा। इस पे अगर प्लस चार्ज है तो जैसे इसके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा, इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा। यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जो देखिए इस फेस पे तो एंटर करेगी और उस फेस से निकलेगी। जहां एंटर करेगी वहां नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एंटर करती है, जिस नेगेटिव चार्ज पे, और जहां से निकलेगी वहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से इस पे, इस बॉडी पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। जिस पास वाली सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव और दूसरी वाली पे क्या आ जाएगा, अपोजिट। मतलब प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। अगर यहाँ प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस, और जब यहाँ माइनस आ गया तो वहां क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया होगा, इतना प्लस, जितना माइनस आएगा उतना प्लस आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज अभी भी क्या रहेगा, जीरो। मगर इंडक्शन की वजह से इस पे क्या होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इस पॉजिटिव फेस के पास होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज इसके फेस से दूर होगा। अब चलिए, इस पे मान लीजिए इस प्लस चार्ज की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से लेट कर लेते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल कितना था, V वोल्ट था। पोटेंशियल ड्यू टू द सेल्फ चार्ज, सेल्फ चार्ज की वजह से इस ए कंडक्टर का पोटेंशियल मान लीजिए कितना था, 15 वोल्ट। अब जैसे 20 के पास में लिया एक, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ गया। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे एक पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, और इस पॉजिटिव इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे एक पोटेंशियल आएगा। तो इस ए पे जो चार्ज है इनिशियली तो किसके था, खुद सेल्फ के चार्ज की वजह से था, और सेल्फ के चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने कितना मान लीजिए 15 वोल्ट। अब जैसे 20 के पास में लाएंगे तो इस पे चार्ज क्या होगा, इंड्यूस, और इंड्यूस चार्ज होगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब ये जो इंड्यूस चार्ज है इसकी वजह से भी यहां पोटेंशियल आएगा। तो इस नेगेटिव की वजह से मान लीजिए इस पे एक पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, मान लेते हैं माइनस का 10 आया। तो इस प्लस चार्ज की वजह से इस पे एक पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव, वो कितना आया, +8। अब माइनस की वजह से माइनस, ये बात समझ में आ रही, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस पे प्लस, तो वो भी बात समझ में आ रही। तो इसकी वजह से -10 और इसकी वजह से +8, ये बात समझ में नहीं आ रही। जब इसकी माइनस वाले की वजह से 10 मान रहे हैं तो प्लस वाले की वजह से 8 क्यों मान रहे हैं, ये भी +8 मान लो। ये तो बात सही है कि माइनस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल माइनस का होगा और प्लस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल प्लस का होगा। तो इनिशियली इस पे 15 था, माइनस इस माइनस इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना आ गया, माइनस का 10। तो प्लस की वजह से +8 क्यों आ रहा है, प्लस का 10 आना चाहिए। जब इसकी वजह से -10 आ रहा है तो इसकी वजह से +10 आना चाहिए, क्योंकि जितना ये नेगेटिव का चार्ज इंड्यूस होगा उतना प्लस का। तो ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके पास है और ये प्लस चार्ज इससे क्या है, दूर है। जितना चार्ज पास में होगा उतना पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। जितना, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोटेंशियल, और डिस्टेंस जितनी कम उतना ज्यादा। तो ये दोनों प्लस और माइनस चार्ज तो इक्वल है, मगर ये नेगेटिव चार्ज इसके पास है और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है। तो जो पास होगा उसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा और जो प्लस होगा उसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा कम होगा। ये तो मैंने लेट कर लिया वैसे ही। तो मान लीजिए इस नेगेटिव वजह से अगर -10 है तो प्लस की वजह से प्लस का होगा, मगर 10 से थोड़ा कम होगा। अब इसको ओवरऑल जोड़ लें तो क्या होगा, तो ओवरऑल कितना आ गया, 13। इनिशियल था कितना, 15, और अब ओवरऑल आ कितना रहा है, 13। तो इसका मतलब पोटेंशियल घट गया। जैसे ही कोई भी कंडक्टर किसी अनोदर कंडक्टर के पास में लाएंगे, कोई किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास में कोई अनोदर अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और किसकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, देखिए जरा समझिए, क्योंकि अब क्या होगा, इस यहां देखिए, तो देखिए ये जो है नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से हो गया, अगर हम यहां बात करें तो नेगेटिव चार्ज किस, तो ये तो सेल पोटेंशियल था 15 मान लिया, तो पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज वो कितना हो गया, -10। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज वो कितना हो गया, तो ये जो -10 था पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इंड्यूस चार्ज, ये प्लस का 8 कहाँ से हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का अब तीनों को नेट जोड़ा तो कितना आ गया, 13, जो इनिशियल से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो देखिए जरा बात, तो हमारे पास ये चार्ज था, इसके पास में क्या लिया है, कोई अनचार्ज बी न्यूट्रल बॉडी ले आया मैं। चलिए, तो व्हेन इन न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड नियर टू ए चार्ज बॉडी देन 4 चार्ज बॉडी। तो अगर कोई भी अनचार्ज बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी के पास में ला कर रखेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, तो चार्ज क्या होगा, रिमेन सेम। तो इस चार्ज बॉडी पे चार्ज तो सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या होगा इसका, इस चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वो हमने देख लिया अभी। तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और कैपेसिटी क्या होगी, C है Q/B। अब क्या करते हैं, अगर किसी आउटर सोर्स से हम इसको चार्ज देते, इसको आउटर सोर्स से चार्ज देते, तो जितना चार्ज,
तो चार्ज देने से चार्ज अगर इसका बढ़ाते, इसका खुद का चार्ज अगर बढ़ाते, इसका खुद का चार्ज बढ़ाते तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता, तो Q अपॉन V का रेशो क्या रहता है, सेम, तो इसलिए इसकी कैपेसिटेंस क्या रहती है, सेम। मगर अब क्या है, इसका खुद का चार्ज तो क्या है, देखिए चार्ज तो क्या रह रहा है इसका सेम, इस पर चार्ज ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, तो चार्ज तो इस पे क्या रह रहा है, सेम, और पोटेंशियल क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज। तो C इजिकल टू क्या होगा, कैपेसिटी देखूं तो C इजिकल टू क्या है, Q अपॉन V, और V क्या है, घट रहा है, मगर चार्ज क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो ओवरऑल क्या हो गया, जब V घटेगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। जनरली क्या होता है, अगर हम किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि हम जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होगा। मगर इस वाले केस में, इंडक्शन वाले केस में क्या हो गया, पास किसी भी चार्ज बॉडी के पास में जैसी कोई न्यूट्रल बॉडी लाए तो उस पे जो चार्ज बॉडी थी उस पे चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज पे तो इफेक्ट होगा नहीं, मगर उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब Q अपॉन V का रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगा, और कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो रेशो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे हम क्या करेंगे, इस पे चार्ज, तो चार्ज किस पे, ए बॉडी पे, तो ए बॉडी पे अगर जो पहले से जो चार्ज बॉडी थी उस पर चार्ज तो क्या रह जाएगा, सेम, पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। तो जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, C इजिकल टू होती है Q अपॉन B, मगर Q क्या है, कांस्टेंट है, और Q कांस्टेंट है, और पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि जब भी कोई अनदर कंडक्टर उसके पास में ला रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मगर चार्ज उसका क्या रहेगा, सेम। तो अब Q अपॉन V का जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, जब V घटेगा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी उस केस में, इंक्रीज। तो देखिए लास्ट, when a neutral body is grounded, अब ये क्या करें, when a neutral body is grounded then potential of charge body further decrease so capacitance further increase। क्या कह रहा है ये कह रहा है, अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है अगर मैं इसको क्या कर दूं, ग्राउंडेड कर दूं, तो ग्राउंडेड करूंगा तो जो अनचार्ज बॉडी थी उसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, जरा समझ लो, ये देखिए, इस चार्ज बॉडी के पास में कोई न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी ले आया, कोई न्यूट्रल बॉडी ले आया, तो जैसे इसके पास लाऊंगा तो इसका चार्ज तो क्या रहेगा, सेम, मगर इसका पोटेंशियल क्या हो गया था, डिक्रीज, किसकी वजह से, इंडक्शन चार्ज की वजह से, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया था तो कैपेसिटेंस क्या हो गया था, इंक्रीज। अब वो कह रहा है अगर मैं इसको क्या कर दूं, इस जो अनचार्ज बॉडी थी इसको मैं अर्थ से डॉट कर दूं, अर्थ से और जोड़ दूं, अगर मैं इसको अर्थ से जोड़ूंगा तो इसका जो प्लस चार्ज है ये सारा कहां भाग जाएगा, अर्थ में। नेगेटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को तो इस प्लस चार्ज ने क्या कर रखा होगा, अट्रैक्ट कर रखा होगा। तो जैसे इसको अर्थ से जोड़ूंगा तो इस सारा का सारा प्लस चार्ज कहां भाग जाएगा, अर्थ में। तो अब इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये प्लस चार्ज भी खत्म, और जब ये प्लस पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज कहां भाग जाएगा, अर्थ में, तो इस ये प्लस रहेगा नहीं, ये प्लस रहेगा नहीं, तो इस प्लस की वजह से इस पे पोटेंशियल भी नहीं रहेगा, तो 8 भी खत्म। तो क्या होगा, 15 माइनस 10, तो अब तो पोटेंशियल 13 की बजाय कितना हो जाएगा, सीधा बस 5 ही बचेगा, तो पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा इसका। और पहले तो देखो 15 था, पास में लिया है तो कितना रह गया 13, और इसको अर्थ से जोड़ दूंगा तो इसका प्लस चार्ज और खत्म, तो प्लस 8 और खत्म, तो बस सिर्फ क्या रह जाएगा फिर, तो प्लस का 15 और माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 5, तो 15 से घट के और भी कम हो गया, और भी घट जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, और भी डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस इसकी और भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसके पास में लाएंगे तो ध्यान दीजिए, किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास में कोई न्यूट्रल कंडक्टर अगर लेके आए तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज, और कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि उसका खुद का चार्ज चेंज नहीं होता। मगर और क्या करें, जो न्यूट्रल बॉडी है हम क्या करें, उसके पास में लाए हैं, अगर उसको अर्थिड और कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस और भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल और भी घट जाएगा, किसका, चार्ज बॉडी का। थैंक्स। तो देखिए, कैपेसिटेंस का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर देखिए बहुत आसान ढंग है फिजिक्स के कराने के, फिजिक्स के क्वेश्चन को कराने के बहुत सिंपल से वे हैं, मगर क्या है, कुछ पहले बेसिक आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कह रहा हूं कि मैं फिजिक्स के हर लेक्चर फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मगर उससे पहले क्या है, अगर मैं एक ही लेक्चर में एक ही बार में हर चीज़ एक्सपेंड कर देता तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज हो जाता। इसलिए क्या है, पहले सिंपल
सिंपल सा, पहले सिंपल सिंपल सी बातें कुछ कवर कर लें, जिससे थोड़ी सी, इतना सिंपल नहीं कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो तो उसको पूरा कवर करेगा ये, ठीक है, कंप्लीट कवर करेगा, बल्कि उससे ऊपर। मगर बात कर रहे हैं उसकी कि आपकी प्रैक्टिस में ये आपकी फ्रेंड्स बन जाए, आपके दोस्त बन जाए, फिजिक्स से आपको डर ना हो, तो वो उसके लिए क्या होगा, आपको चैप्टर को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार में, अगर एक बार में सारा चैप्टर डालेंगे तो अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही बार लेक्चर में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है, आप जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते चैप्टर को, तो चैप्टर का रिविजन डालेंगे दोबारा से, ठीक है, उससे आपको और भी ज़्यादा, मतलब क्लियर तो इसी में हो जाएगा, मगर क्या होगा, जब रिविजन करेंगे आप कैपेसिटर का, फिर दोबारा से कैपेसिटर डालेंगे तो थोड़ा सा विश्वास आता चला जाएगा खुद पे कि आप क्या चीज़ हो, है ना। वैसे तो आपको कुछ तो पता ही है कि आप क्या चीज़ हो, पता है कि नहीं पता है? नहीं, अभी नहीं पता है। असल में आप जो समझते हो उससे कहीं ज़्यादा हो आप।